हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 6 हिंदी भाषा मंजरी का ये कंप्लीट वीडियो है। इसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 18 तक सभी क्वेश्चन आंसर आपको इसमें मिलेगा। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। आइए चलते हैं पहले चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है वीर तुम बढ़े चलो कविता। यह द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखा गया कविता है। इसका प्रश्न उत्तर हम लोग करते हैं पाठ से। पहला क्वेश्चन है, कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है? तो इसका सही जवाब होगा, कवि ने वीर कहकर देश के प्रत्येक नागरिक को संबोधित करता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न है, कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है? तो इसका सही जवाब होगा, कवि ने अपनी मातृभूमि और पितृभूमि के लिए ध्वज लेकर वीर की तरह बढ़ने के लिए कहता है। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न है, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इसका सही जवाब होगा, वीर तुम बढ़े चलो। कविता से हमें अपने देश के सुरक्षा करने के लिए वीर के तरह निडर होकर सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना है। आइए चौथा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पंक्ति है, अन्न भूमि में भरा, वारे भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के कविता वीर तुम बढ़े चलो से लिया गया है। इसके कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हमारे भूमि में अन्न तथा वारी का मतलब होता है जल, जैसे बहुमूल्य रत्नों का विशाल भंडार है। यदि आप वीर की तरह लगातार मेहनत करते हैं तो धरती में अन्न, जल, रत्न को निकाल सकते हैं। अब आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? इसका सही जवाब होगा, इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहता है कि हमें अपने सफलता के लिए लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर पूरे लगन और मेहनत से सभी बाधाओं को पार करना चाहिए। तो पाठ 2, हार की जीत। आइए प्रश्न उत्तर की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से सुल्तान की प्रशंसा किन शब्दों में की? तो इसका उत्तर होगा, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से सुल्तान को विचित्र जानवर बतलाया। सुल्तान की चाल सबका मन मोह लेगी, उसे जो भी एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इस प्रकार बाबा भारती ने खड़ग सिंह से सुल्तान की प्रशंसा की। दूसरा प्रश्न, खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई? तो इसका सही जवाब होगा, खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए अपाहिज बनकर वृक्ष की छाया में बैठकर कराहने लगा। उसी रास्ते से बाबा भारती गुजरा और कराहट की आवाज़ सुनकर उसे घोड़े पर बैठा लिया। सुल्तान
बाबा भारती के हाथों से लगाम छुड़ाकर सुल्तान को भगा ले गया। इस प्रकार से खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए युक्ति अपनाई। आइए तीसरे प्रश्न की ओर। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों? बाबा भारती ने खड़ग सिंह से इस घटना को किसी को बतलाने से मना किया, क्योंकि लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यही प्रार्थना बाबा भारती ने खड़ग सिंह से किया। चौथा प्रश्न, बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़ग सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए? इसका सही जवाब होगा बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़ग सिंह के मन में बाबा भारती के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुए। उसने सोचा कि बाबा भारती के ऊंचे विचार और पवित्र भाव हैं। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कई लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। इस प्रकार का भाव खड़ग सिंह के मन में उत्पन्न हुए। पांचवा प्रश्न, घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त की? इसका सही जवाब होगा घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार मुंह पर थपकियां देते। इस प्रकार घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती प्रसन्नता व्यक्त किए। छठा प्रश्न, आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई, कारण देते हुए उत्तर लिखे। इसका सही जवाब होगा डाकू खड़ग सिंह की हार और बाबा भारती की जीत हुई, क्योंकि डाकू खड़ग सिंह ने सुल्तान को प्राप्त करने पर बाबा भारती के ऊंचे विचार और पवित्र भाव का इतना प्रभाव हुआ कि खड़ग सिंह सुल्तान को रात्रि के अंधेरे में बाबा भारती के घर पर छोड़ आया। इस प्रकार बाबा भारती हार कर भी अपनी मनुष्यता के बल पर जीत गए। अब आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है? इसका सही जवाब होगा बाबा भारती अपने घोड़ा सुल्तान को डाकू खड़ग सिंह द्वारा छल से हार गए, परंतु बाबा भारती के विचारों से प्रभावित होकर खड़ग सिंह जीते हुए घोड़ा को वापस कर दिया और बाबा भारती हार जाने के बाद भी जीत गए। इस कारण इस कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया है। अब आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हार की जीत कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसका उत्तर होगा हार की जीत कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई छिपी रहती है, जो प्रेरणा पाकर उसका हृदय परिवर्तन कर देती है। क्लास 6 हिंदी पार्ट 3 भिड़ंत। आइए इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, मदारी ने कैसे समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं? इसका सही जवाब होगा बकरी यदि केले खाती तो वह छिलका भी खा जाती, जबकि छिलके बकरी के सामने पड़े थे। बंदर ने केले खाकर छिलके बकरी के सामने फेंक दिए थे। इस कारण मदारी ने समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो इसका सही जवाब होगा पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। मैं इस विचार से सहमत हूँ, क्योंकि वे परंपरावादी ढंग से पाठ पढ़ाते थे।
वे कहानियों से बात शुरू करते और बात नतीजे तक पहुंच जाती थी। वे बुद्धू को घींस घींस कर मांझ कर अक्लवान बना देते थे। उनके पढ़ाने का ढंग अनूठा था। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई? तो इसका उत्तर होगा कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। दोनों राजा रथ पर एक ही समय संकीर्ण संकरा रास्ता पर आमने सामने रुक गए। संकरा रास्ता होने के कारण दोनों रथ साथ साथ नहीं जा सकते थे। दोनों राजाओं के मान सम्मान के कारण कोई पीछे हटना नहीं चाहता था। ठीक है, अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे क्यों कर लिया? इसका सही जवाब होगा कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे कर लिया क्योंकि उन्होंने काशी नरेश के सत्यवान, क्षमाशील और विनयशील जैसे गुणों को सुनकर उन गुणों को ग्रहण कर लिया। आइए पांचवा प्रश्न की ओर आते हैं। गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब क्यों प्रसन्न हुए? इसका सही जवाब होगा गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब प्रसन्न हुए क्योंकि गणेश ने पंडित जी की कहानी को नए तरीके से सोचने और समझने का प्रयास किया था। गणेश के जायज सवाल करने से हेडमास्टर साहब प्रसन्न हुए। छठे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है बुद्धि न हाट बिकाय, बुद्धि न चोर चुराए। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्तियां भिड़ंत कहानी से लिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि इस संसार में बुद्धि ही एक ऐसी वस्तु है जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता तथा जिसे चोर चोरी करके नहीं ले जा सकता है। पाठ 4 आओ लिख ले नई कहानी। पहला प्रश्न इस कविता में बेटी युग से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसका उत्तर होगा इस कविता में बेटी युग से कवि का तात्पर्य इस युग में बेटे और बेटियों के बीच अंतर करने की मानसिकता को दूर करने तथा विकास के लिए दोनों को समान अवसर देने का सुझाव दिया है। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है आपकी समझ से हम सब मिलकर कैसा इतिहास गढ़ेंगे? इसका सही जवाब है हम सब मिलकर फौलादी लिए नेक इरादे से समाज और देश का विकास कर अपनी सफलता का इतिहास खुद गढ़ेंगे। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व कहा गया है क्योंकि बेटियों को साक्षर करना, उन्हें भी पढ़ाई में मौका दिया जाना सम्मान का विषय है। उनकी दयनीय स्थिति से सम्मान की स्थिति तक पहुंचाना पुण्य पर्व है तथा समाज की आधी जनसंख्या को निरक्षर से साक्षरता की ओर उन्मुख करना ज्ञान पर्व है। जब बेटे
और बेटियां दोनों शिक्षित होंगे तभी परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होगा। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कवि ने सोने की चिड़िया किसको कहा है और क्यों? तो इसका सही जवाब होगा, कवि ने सोने की चिड़िया भारत देश को कहा है क्योंकि बेटियों की शिक्षा से दोनों शिक्षित होंगे तभी परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होगा। इसलिए कवि ने सोने की चिड़िया भारत देश को कहा है। पांचवा प्रश्न, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुँचेगी? तो इसका सही जवाब है, बेटे और बेटियों दोनों को उनके हाथों में पुस्तक देकर शिक्षित बनाना होगा, तब ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। अब आते हैं छठे प्रश्न की ओर। कवि को बेटी युग की हवा सुहानी क्यों लग रही है? तो इसका सही जवाब है, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी लग रही है क्योंकि अब उसे बेटे और बेटियों के बीच अंतर करने की मानसिकता को दूर करने तथा विकास के लिए दोनों को समान अवसर मिलता दिख रहा है। पाठ से आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी क्यों कहा है? तो इसका सही जवाब होगा, नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी कहा है क्योंकि उनमें पुरुषों के शौर्य, पराक्रम और वीरता की कहानी होती थी, परंतु बदलते वातावरण में उसकी महत्ता क्षीण होती जा रही है। अब बेटियां अबला न होकर सबला हो गई हैं। पाठ 5, ऐसे ऐसे। इसका प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, मोहन की माता जी की परेशानी का क्या कारण था? इसका उत्तर होगा, मोहन की माता जी की परेशानी का कारण उसके बेटा मोहन के पेट में ऐसे ऐसे नामक नई बीमारी हो जाना था। दूसरा प्रश्न, वैद्य जी ने ऐसे ऐसे होने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर होगा, वैद्य जी ने ऐसे ऐसे होने का कारण कब्ज बताया। तीसरा क्वेश्चन, डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे का मतलब क्या निकाला? तो इसका उत्तर होगा, डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे का मतलब कब्ज और बदहजमी निकाला। चौथा प्रश्न, ऐसे ऐसे लगने का वास्तविक कारण क्या था? तो इसका उत्तर होगा, मोहन के ऐसे ऐसे लगने का वास्तविक कारण महीना भर मौज करने से स्कूल का काम रह जाना का डर था। ठीक है। पांचवा प्रश्न, मास्टर साहब ने मोहन को कैसे ठीक किया? तो इसका सही जवाब है, मास्टर साहब ने मोहन की बीमारी को ठीक करने के लिए विद्यालय से 2 दिनों की छुट्टी दी और कहा कि स्कूल का काम इन 2 दिनों में पूरा कर लें। पाठ 6, झारखंड के वाद्य यंत्र। पहला प्रश्न, झारखंड के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? तो इसका सही जवाब होगा, झारखंड के लोगों को भयानक जानवरों से सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों की आवश्यकता पड़ती थी। तीव्र ध्वनि से खूंखार पशु गांव में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्रों के महत्व के बारे में बताइए।
इसका उत्तर होगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्रों से कानों में मधु घोलते प्रतीत होता है। अखड़ा में गूंजते वाद्य कानों में मधु घोलते प्रतीत होते हैं। नगाड़े और मांदर के ताल, बांसुरी की तान, बनम, केंद्रा, टोहिला आदि की सुरीली ध्वनि सुनते ही रसिकों के मन मचलने लगते हैं। हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पांव थिरकने को व्याकुल हो जाते हैं। ये वाद्य लोगों को उत्साह, उमंग, उल्लास एवं आनंद में डुबोए रहते हैं। तीसरा प्रश्न, उन वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें पीटकर या थाप देकर बजाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा मांदर, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा, कारहा, ताशा, जुड़ी नागरा, ढप, चांगू, खंजरी, डमरू इत्यादि वाद्य यंत्रों को पीटकर या थाप देकर बजाया जाता है। अब चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? अपना पक्ष रखिए। जिसका उत्तर होगा झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यह कथन झारखंड के लोगों के लिए पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि इनके जीवन में गीत, संगीत और नृत्य रचा बसा है। श्री रामदयाल मुंडा के शब्दों में यदि कहा जाए तो जे नाची से बाची, गाना बजाना और नाचना हमारी ऊर्जा और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारी सामाजिकता बढ़ाने और हमारे अंदर मानवीय संवेदना को बनाए रखने में सहायक होता है। झारखंड में कहावत भी है, चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पांचवा प्रश्न है, गायन और नर्तन में वाद्य यंत्रों की भूमिका के बारे में बताइए। इसका उत्तर होगा गायन और नर्तन में वाद्य यंत्रों की भूमिका निम्नलिखित है। वाद्य यंत्रों की सुरीली ध्वनि सुनते ही रसिकों के मन मचलने लगते हैं। हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पांव थिरकने को व्याकुल हो जाते हैं। श्री रामदयाल मुंडा के शब्दों में जे नाची से बाची। छठा प्रश्न, उदाहरण देते हुए किन्हीं 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर होगा वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। नगाड़ा, ढोल या ढोलक, तीसरा है मांदर, चौथा है बांसुरी। इसको विस्तार से आप जानेंगे। पहले है नगाड़ा के बारे में। झारखंड का प्रमुख वाद्य नगाड़ा है, जिसकी बुलंद आवाज़ दूर दूर तक पहुंचती है। इसे 3 श्रेणियों में धमसा, दमामा तथा टमक में बांटा जाता है। इसे कमर के सामने बांधकर बजाया जाता है। दूसरा प्रकार है ढोल या ढोलक। ढोल और ढोलक को दोनों ओर से बजाया जाता है। पूजा के साथ साथ शादी, छौ नृत्य, घोड़ा नाच आदि में भी इसे बजाया जाता है। तीसरा प्रकार है मांदर। यह झारखंड का सर्वप्रिय, आकर्षक और मधुर वाद्य है। इसकी मधुर आवाज़ देर तक कानों में गूंजती रहती है। छठा प्रकार है बांसुरी। बांसुरी विशेष तरह की डोंगी बांस से बनाई जाती हैं।
उसकी मधुर तान और सुरीली आवाज श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। पाठ 7 दोहे कविता। इस दोहे के लेखक हैं कबीर, रहीम एवं वृंद। आइए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माला फेरत जुग भया, मिटान मन का फेर, कर का मन का छाड़ी कै, मन का फेर। इस दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत दोहा कबीरदास के दोहे से लिया गया है, जिसमें कबीरदास कहते हैं कि माला फेरने से कुछ नहीं होता। असल में अपने मन में शुद्ध विचारों को भरो। अगर आपके मन में कुविचार भरे पड़े हैं और फिर भी तुम ईश्वर के नाम की माला जपते हो तो कुछ नहीं होगा। यही स्पष्ट होता है इस दोहे का। दूसरा प्रश्न, कवि वृंद के अनुसार भले बुरे की पहचान कब होती है? इसका उत्तर होगा, कवि वृंद के अनुसार भले बुरे की पहचान मुसीबत के समय उनके कार्यों से होती है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, रहीम ने अपने दोहे में ऐसा क्यों कहा है कि किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए? इसका उत्तर होगा, रहीम के अनुसार व्यक्ति को किसी से कुछ मांगने से उस व्यक्ति के आबरू यानी इज्जत, आदर और स्नेह समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, कबीर के अनुसार पाँव के नीचे पड़ा तिनका भी यदि उड़कर आँखों में पड़ जाए तो अत्यंत पीड़ादायक प्रतीत होता है। इस कारण उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अब आते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रहीम ने दीपक और कपूत को एक जैसा क्यों बताया है? तो इसका सही जवाब होगा, रहीम ने दीपक और कपूत को एक जैसा कहा है क्योंकि दीपक के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है। दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं पर बढ़ने के साथ साथ अंधेरा होता जाता है। छठा प्रश्न, सबे सहायक सबल की, को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। इस दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। तो सही जवाब है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है उसी के सहायक अधिकांश लोग बनते हैं। स्पष्ट शब्दों में शक्तिशाली के साथ सभी आकर के खड़े हो जाते हैं, किंतु निर्बल या कमजोर व्यक्ति के साथ कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हवा भी शक्तिशाली आग की तीव्र प्रदीप्त करता है, किंतु कमजोर दीपक को अपने झोंके से बुझा देता है। पाठ 8, चैप्टर का नाम है बुढ़ा बैल और सियार। आइए इसका प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब बैल बुढ़ा हो गया तो उसका मालिक उसे जंगल में छोड़ आया। क्या किसान को ऐसा करना चाहिए? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर होगा नहीं, किसान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस बैल ने जीवन भर अपने मालिक को खेती करने में मदद की थी, बूढ़ा हो जाने के बाद उस बैल पर दया कर पालन पोषण करने के बजाय उसका मालिक जंगल में छोड़ आया। अब दूसरा प्रश्न,
बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त क्यों समझा? इसका उत्तर होगा बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त समझा क्योंकि वहाँ ढेर सारी घास तथा जंगली पौधे भी थे। वहाँ रहने के साथ साथ भोजन, पानी एवं सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था थी। तीसरा प्रश्न, जंगल में बैल का सबसे घनिष्ठ कौन बन गया? उत्तर होगा जंगल में बैल का सबसे घनिष्ठ दोस्त सियार बन गया। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, शेर को अपनी तरफ आता देखकर भी बैल क्यों नहीं डरा? तो इसका उत्तर होगा शेर को अपनी तरफ आता देखकर भी बैल नहीं डरा क्योंकि वह शांति और धैर्यपूर्वक बैठकर बचने के उपाय तेजी से सोचने लगा। उसे अपनी समझदारी के बल पर शेर से बचने की पूरी उम्मीद थी। पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, शेर को भगाने के लिए बैल ने क्या किया? तो उत्तर होगा शेर को भगाने के लिए बैल बिना घबराए आत्मविश्वास के साथ गुफा की ओर मुँह कर जोर से बोला, अरे भगवान, तैयार रहो, आज हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन मिला है। एक शेर इसी तरफ से आ रहा है, शांत रहना, शोर मत मचाना, चुप रहना, नहीं तो वह भाग जाएगा। जैसे वह मेरे पास आएगा मैं उसे अपने सींगों से मार डालूंगा। बैल की बात सुनकर शेर डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर ने समझा कि वह उससे भी ज्यादा खतरनाक जानवर है। छठा प्रश्न है, सियार ने शेर को क्या समझाया? तो इसका उत्तर होगा सियार ने शेर को समझाया, महाराज, जिससे आप डर रहे हैं वह कोई खतरनाक जानवर नहीं बल्कि एक बैल है, आपका शिकार। महाराज, आप डरे नहीं, अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लें, मैं आगे रहूँगा। यदि वह जानवर आपको नुकसान पहुँचाएगा तो पहले मैं सामना करूँगा। सातवां प्रश्न है, बैल ने शेर को दोबारा भी कैसे भगा दिया? तो इसका उत्तर होगा शेर के थोड़ा समीप आते ही बैल जोर से बोला, ओ सियार, मैंने तो तुझे 2 शेर लाने को कहा था, तू एक ही लेकर आ रहा है। इससे तो मेरे बच्चों का भी पेट नहीं भरेगा। बैल की बात सुनते ही शेर तेजी से उल्टे पांव दौड़ पड़ा। इस प्रकार बैल ने शेर को दोबारा भी भगा दिया। पाठ 9, मानवीय रिश्ता। आइए इसका प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, अगली बुआ को देहाती भाषा में लोगों द्वारा पढ़ी नहीं कढ़ी अनुभवी कहने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर होगा अगली बुआ को देहाती भाषा में लोगों द्वारा पढ़ी नहीं कढ़ी अनुभवी कहने का कारण था कि औपचारिक शिक्षा नहीं मिलने के बावजूद भी वैध पिता और विद्वान पति के संगत से इन्हें अच्छा सांसारिक ज्ञान प्राप्त हो गया था। दूसरा प्रश्न, जो पंडित जी के पतरा वह पंडिताइन के अचरा। अगली बुआ पंडित जी को आवेश में ऐसा क्यों कहती थी? इसका उत्तर होगा जब कभी पंडित जी से पंडिताइन की नोक झोंक होती, आवेश में बोल उठती, जो पंडित जी के पतरा वह पंडिताइन के अचरा। अर्थात जो कुछ आपके पत्र पोथी में लिखा है वह सब कुछ तो मेरे आंचल में भरा पड़ा है। मैं आपसे कोई कम विद्वान नहीं हूँ पंडित जी महाराज। तीसरा प्रश्न, पंडित जी की मृत्यु के बाद अगली बुआ का काम क्या था? तो इसका उत्तर होगा पंडित जी की मृत्यु के बाद अगली बुआ का काम
गांव के लोगों की सेवा, उपचार और समाज के कल्याण में इनकी रुचि और भी बढ़ गई। सुबह होते ही वे जरूरतमंदों को उपचार बताते तथा दवा देती। आवश्यकता पड़ने पर किसी के घर रात भर रुक कर उसकी देखभाल करती। चौथा प्रश्न है, बुआ के ऑपरेशन के समय उन्हें खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरतों का जमघट क्यों लग गया? तो इसका उत्तर होगा, बुआ के ऑपरेशन के समय उन्हें खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरतों का जमघट लग गया, क्योंकि बुआ का सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता तथा मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत थे। समाज के सभी वर्ग के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग देती थी। पाठ 10 झारखंड सुषमा। पहला प्रश्न, झारखंड में कौन कौन से खनिज संपदाएं ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब है, झारखंड में कोयला, लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर, तांबा इत्यादि खनिज संपदाएं ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं। दूसरा प्रश्न, बिरसा और सिद्धो कान्हू जैसे महापुरुषों को झारखंड अवतार क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, बिरसा मुंडा के उलगुलान तथा सिद्धो कान्हू के संथाल विद्रोह के वास्तविक पहचान के कारण उन महापुरुषों को झारखंड अवतार कहा गया है। तीसरा प्रश्न, आपकी समझ में कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि सरहुल, कर्मा, टुसु में हमारे घर मंदिर बन जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कवि के अनुसार सरहुल, कर्मा, टुसु में हमारे घर मंदिर बन जाते हैं क्योंकि इन पर्वों में लगता है कि मानो भगवान स्वर्ग स्वयं धरती पर पहुंचकर लोगों के बीच प्यार, स्नेह, सुधा बरसा रहे हो। इसलिए कवि ने सरहुल, कर्मा, टुसु में हमारे घर मंदिर बन जाते हैं ऐसा कहा। चौथा प्रश्न, कवि ने किसे झूम झूम गाते देखा है? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने निर्मल स्वच्छ चांदनी रातों में पहाड़ों और जंगलों को झूम झूम गाते देखा है। पांचवा प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। ज्योतिर्गमय धैर्य साथ ले, पीठ ज्ञान के चलते हैं, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, कला के पुष्प नित्य नव खिलते हैं। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियाँ सत्यदेव शांति प्रिय के कविता झारखंड सुषमा से लिया गया है। कवि के अनुसार लक्ष्य को साथ लेकर प्रकाश की ओर चलते हुए विद्या केंद्र विद्यालय को खोलना, जिनमें विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, कला के नए नए ज्ञान की खोज होते हैं। छठा प्रश्न, इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आपके मन में झारखंड का जो दृश्य चित्र उभरता है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर होगा, इस पाठ को पढ़ने के पश्चात हमारे मन में झारखंड के महापुरुष, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक सौंदर्य, वैभव, वाणिज्य इत्यादि का दृश्य चित्र उभरता है। झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य विश्व भर में विख्यात है। झारखंड में हुंडरू जोन्हा जलप्रपात हैं। यहाँ सरहुल, कर्मा, टुसु के पर्व मनाए जाते हैं। यहाँ स्वर्ण रेखा, दामोदर जैसी नदियों के संयोग हैं। खनिज संपदा से भरपूर हमारा झारखंड है। पाठ 11 शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक
सुश्रुत। आइए प्रश्नोत्तर की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने वाराणसी का क्या महत्व बताया है? तो इसका उत्तर होगा, गंगा की निर्मल धारा सहस्त्रों वर्षों से वाराणसी के आंचल में मचल मचल कर बहती रही है। प्राचीन काल में यह काशी राज्य की राजधानी थी। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यहाँ एक पाठशाला थी जहाँ आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। दूसरा प्रश्न, सुश्रुत संहिता क्या है? संक्षेप में परिचय दीजिए। इसका उत्तर होगा, आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता चिकित्सा ग्रंथ आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है। इसमें शल्य चिकित्सा की अनेक विलक्षण विधियों, यंत्रों और उपकरणों की व्यापक जानकारी दी गई है। इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। तीसरा प्रश्न है, सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। किस प्रकार के विद्यार्थियों को यहाँ प्रवेश मिलता था? इसका उत्तर होगा, सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इस पवित्र मंदिर के द्वार केवल उनके लिए खुले थे जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था, जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी। आगे चौथा प्रश्न है, सुश्रुत द्वारा टाँके लगाने के लिए किस किस प्रकार के धागे प्रयुक्त किए जाते थे? तो इसका उत्तर होगा, सुश्रुत द्वारा टाँके लगाने के लिए रेशम की डोर, सूत से बनाए धागे, चमड़े से तैयार किए गए धागे तथा घोड़ों के बालों से बनाए गए धागे प्रयुक्त किए जाते थे। पांचवा प्रश्न, सुश्रुत फटी हुई आंतों का इलाज किस प्रकार करते थे? उनकी तकनीक को विलक्षण क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, सुश्रुत फटी हुई आंतों को उनके 2 किनारों को साथ मिलाकर उस पर चींटे छोड़ दिए जाते थे। वे चींटे अपने दांतों से उस पर चिपक जाते, जिससे फटी हुई आंत के 2 किनारे आपस में सिल से जाते। अब चींटी का शेष भाग काट कर अलग कर दिया जाता और उदर के बाहरी ऊतकों और त्वचा पर टाँके कस दिए जाते। कुछ ही दिनों में आंत का घाव भर जाता। इस तकनीक को विलक्षण इसलिए कहा गया है कि विश्व भर में सबसे पहले विकसित इस तकनीक में आंत का घाव भरने के बाद शरीर को दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं थी। छठा प्रश्न, शल्य क्रिया का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था? तो इसका उत्तर होगा, शल्य क्रिया का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए गुरु अपने शिष्यों को कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरी मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचों और मलमल से बने मानव पुतलों पर दिनों दिन अभ्यास करवाते। सातवां प्रश्न, सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थे, कैसे? तो इसका उत्तर होगा, सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थे। शल्य कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण विभिन्न निर्जीव वस्तुओं पर शुरू होता था। दूसरा चरण में किसी कुशल शल्य चिकित्सक की देखरेख में रख कर शल्य क्रियाएं देखता और सीखता जाता था। इस प्रकार परिपक्व होकर गुरु की देखरेख में स्वयं ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाती थी। शिष्य को पूर्ण प्रशिक्षण
और अनुभव मिलने के कारण सुश्रुत श्रेष्ठ गुरु भी थे। 8वां प्रश्न, किस काल को भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम युग माना गया है और क्यों? लिखिए। इसका उत्तर होगा ईसा से 600 वर्ष पूर्व और 1000 ईस्वी तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग था। आत्रेय, जीवक, चरक और वाघभट्ट जैसे बहुत से यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत के पावन भूमि पर जन्म लिया। काशी के साथ साथ नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय भी सैकड़ों वर्षों तक उच्च कोटि की शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहे। यहाँ दूर दूर से शिक्षार्थी आते और चिकित्सा विज्ञान में निपुण होकर मानव कल्याण की प्रतिज्ञा लेते। पाठ 12, धुन का धनी महेंद्र सिंह धोनी। आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, धोनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 ईस्वी को रांची, झारखंड में हुआ। दूसरा प्रश्न, धोनी स्कूल के दिनों में शुरू में फुटबॉल खेलते थे। उन्होंने कब और कैसे क्रिकेट की ओर कदम बढ़ाया? इसका उत्तर होगा धोनी स्कूल के दिनों में शुरू में फुटबॉल खेलते थे। अपने फुटबॉल टीम के कोच की प्रेरणा से उन्होंने क्रिकेट की ओर कदम बढ़ाया। फिर क्या था, 10वीं कक्षा के बाद वे पूरी तरह क्रिकेट के हो गए और देखते ही देखते उनकी गिनती रांची के अच्छे विकेट कीपरों में होने लगी। तीसरा प्रश्न, धोनी को कैप्टन कूल क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा धोनी शांतचित्त व मितभाषी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनकी भाषा संयत रहती है। वे विवादों से स्वयं को दूर रखते हैं, इसलिए उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। चौथा प्रश्न, धोनी में एक अच्छे कप्तान के कौन कौन से गुण हैं? लिखिए। तो उत्तर होगा धोनी में एक अच्छे कप्तान के सभी गुण हैं। वे टीम के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलते हैं। अपने साथी खिलाड़ियों की पूरी क्षमता का उपयोग करने की कला उन्हें मालूम है। वे टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों का सदा सम्मान करते हैं और नए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उनकी अपनी क्षमता प्रदर्शन का भरपूर अवसर प्रदान करते हैं। धोनी सदा मैच जीतने के लिए और टीम को ध्यान में रखकर खेलते हैं। उनकी गिनती दुनिया के श्रेष्ठ मैच फिनिशरों में होता है। 5वां प्रश्न, 12वीं की परीक्षा के समय धोनी के सामने क्या दुविधा आई? उनके पिता ने उनकी यह दुविधा कैसे दूर की? तो उत्तर होगा 12वीं की परीक्षा का समय धोनी के सामने मैच के अगले ही दिन परीक्षा थी। उनके पिता ने उनकी यह दुविधा यह कहते हुए दूर की कि यदि तुमने साल भर पढ़ाई की है तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ खेलो। 6ठा प्रश्न, धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना कब और कैसे पूरा हुआ? इसका उत्तर होगा धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना 2010 ईस्वी में मानक लेफ्टिनेंट कर्नल का पद मिलने से पूरा हुआ। पाठ 13, प्रेरणा के बीज। पहला प्रश्न, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, लक्ष्य बनाना चाहिए। दूसरा, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तीसरा, कठिन परिश्रम करना चाहिए। चौथा, दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर कलाम बच्चों को स्वप्न देखने के लिए क्यों कहते हैं? इसका उत्तर होगा
डॉक्टर कलाम स्वप्न दृष्टा हैं। वे बच्चों को स्वप्न देखने के लिए कहते हैं क्योंकि स्वप्न ही विचार बनते हैं। विचार ही कर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर स्वप्न होंगे तभी क्रांतिकारी विचार भी जन्म लेंगे। बिना विचारों के कर्म सामने नहीं आता है। अब तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, पाठ के आधार पर डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पाठ के आधार पर डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, वे माता पिता की सेवा करते थे। दूसरा, उनके हृदय में शिक्षकों के प्रति अपार श्रद्धा थी। तीसरा, वे बड़े बूढ़ों का सदा सम्मान करते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे। चौथा, उन्हें अपने देश से बेपनाह मोहब्बत थी। पांचवा, वे सदा दूसरों के जीवन में उजाला लाने के लिए तत्पर रहते थे। छठा, उनका व्यक्तित्व सहज और सरल था। सातवां, वे बहुत परिश्रमी, ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति थे। चौथा प्रश्न, पाठ के आधार पर बताइए हमें कैसी शक्तियों का चयन करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, प्रेरणा के पीछे पाठ के आधार पर हमें अर्जित शक्तियों में से लाभकारी अथवा कल्याणकारी शक्तियों का ही चयन करना चाहिए। पाठ 14, बसंती हवा। आइए प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, बसंती हवा ने समय को मस्त मौला क्यों बताया है। तो इसका उत्तर होगा, बसंती हवा बड़े ही बावली है, उसे कुछ फिक्र नहीं है, वह निडर है, अपनी मन मर्जी घूमती है, इसलिए बसंती हवा ने समय को मस्त मौला बताया है। दूसरा प्रश्न, महुआ, आम, अलसी और सरसों के साथ बसंती हवा ने क्या क्या किया। इसका उत्तर होगा, बसंती हवा ने महुआ के पेड़ पर चढ़कर खूब थपथपाया, आम के पेड़ पर चढ़कर झकझोरा। इसके बाद बसंती हवा अलसी के खेत में घुसकर उसके फूलों को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। इस हार पर वह सरसों के खेत में जाकर भी हिलती डुलती नहीं है। तीसरा प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। तीसरा के क, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। इसका आशय होगा, प्रस्तुत पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता बसंती हवा से लिया गया है। जब बसंती हवा अलसी के पौधे में लगे फूल, जिसका आकार प्रकार बिल्कुल मटकी की तरह है, को हिला डोला कर गिराने का प्रयास करती है, परंतु वह पराजित हो जाती है। तीसरा का ख है, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। तो इसका आशय होगा, प्रस्तुत पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता बसंती हवा से लिया गया है। बसंती हवा में फूल खिलने लगते हैं, लोगों के हंसी का शोर सुनाई देने लगता है, खेत ललहाने लगते हैं। बसंती हवा के स्पर्श से सारी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है। अब ग है, चढ़ी पेड़ महुआ थपथपाया मचाया। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता बसंती हवा से लिया गया है। बसंती हवा महुआ के पेड़ पर चढ़कर बहुत जोर से थपथपाती है, अर्थात महुआ के पेड़ की सारी पत्तियां जो सर्दी में झड़ जाती है, बसंत ऋतु के आगमन से यह फलने फूलने लगती है। चौथा प्रश्न है, कविता पढ़कर आपके मन में जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर उकेरिए। तो इसका उत्तर होगा, इस पाठ में हवा का मानवीकरण किया गया है।
इस कविता को पढ़ने से बसंती हवा के प्रति अपनापन, आत्मीय भाव मन में पैदा होता है। हवा की सर्वव्यापकता ही मानव और जीवन का आधार है। 5वां प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताइए कि बसंती हवा ने किन्हें झुमा दिया। इसका उत्तर होगा, बसंती हवा ने शहरों, गांवों, बस्ती, नदियों, रेत, निर्जन स्थानों, खेतों तथा पोखरों को झुमा दिया। इसके अलावे महुआ, आम, अलसी, अरहर को झुमा दिया। 6ठा प्रश्न, कविता में बसंती हवा एक जगह हार मान लेती है। आप उन पंक्तियों को खोज कर लिखिए। इसका सही जवाब होगा, खड़ी दे कलसी लिए शिश कलसी, मुझे खूब जी हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। इसमें बसंती हवा एक जगह पर हार मान लेती है। पाठ 15, सपने का सच। पहला क्वेश्चन है, रोहित को किस तरह के सपने आते थे। तो इसका सही जवाब होगा, रोहित को अजीबोगरीब सपने दिखाई दे रहे थे। वह सपने में कभी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता, तो कभी चिड़ियों को गिनता, तो कभी चिड़िया की पीठ पर सवार होता, तो कभी खुद ही उड़ने लगता था। दूसरा प्रश्न, सपने में रोहित किस प्रकार उड़ रहा था। तो इसका उत्तर होगा, सपने में रोहित अपने हाथों को चिड़ियों के डैनों की तरह फैलाते और सिकोड़ते हुए उड़ रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। तीसरा प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों की राय में लोग स्वप्न में क्या देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा, मनोवैज्ञानिकों की राय में लोग वही स्वप्न देखते हैं जो वे चाहते हैं, मगर वास्तव में अपनी चाहत पूरी नहीं कर पाते। मनुष्य का दिमाग बस उन्हीं मनचाहे किंतु असंभव बातों को स्वप्न के जरिए हासिल कर लेता है। चौथा प्रश्न, मेढकनुमा जानवर कहाँ का प्राणी था। वह जल के अंदर क्यों था। इसका उत्तर होगा, मेढकनुमा जानवर अंतरिक्ष के ऐसे छोर से आया था जहाँ केवल जल ही जीवन है, इसलिए वह नहर के पानी में ही शरण लिया था। 5वां प्रश्न की ओर आते हैं। 5वां प्रश्न है, दूसरे ग्रह के वासियों का दल धरती पर किस लिए आया था। तो इसका उत्तर होगा, दूसरे ग्रह के वासियों का दल धरती पर इसलिए आया था क्योंकि उन्हें रहने के लिए जल चाहिए और धरती पर 2/3 पानी ही पानी है। अनुमानित 2 शताब्दियों में बढ़ते तापक्रम के चलते उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की सारी बर्फ पिघल जाएगी, तब पूरी तरह जलमग्न धरती दूसरे ग्रह के वासियों के लिए स्वर्ग बन जाएगी। 6ठा प्रश्न, पाठ के आधार पर बताइए कि दूसरे ग्रह के प्राणी अंतरिक्ष में किस प्रकार भ्रमण कर लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पाठ सपने का सच के आधार पर दूसरे ग्रह के प्राणी अंतरिक्ष में एंटी ग्रेविटान तरंगों की मदद से दूर दूर तक अंतरिक्ष भ्रमण कर लेते हैं। 7वां प्रश्न, मेढकनुमा जानवर ने अपने बारे में किसी दूसरे को बताने से रोहित को क्यों मना किया। तो इसका उत्तर होगा, मेढकनुमा जानवर अपने बारे में किसी दूसरे
को बताने से रोहित को मना किया, क्योंकि कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, और कोई विश्वास कर भी ले तो उसके यहाँ तक आने पर मेढकनुमा जानवर छुप जाएगा। 8वां प्रश्न, हम धरती की सतह पर किस कारण से टिके हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा, हम धरती की सतह पर धरती की गुरुत्वाकर्षण से टिके हुए हैं। 9वां प्रश्न, दूसरे ग्रह का प्राणी रोहित से यह क्यों कहता है कि अगली 2 शताब्दियों में धरती पूरी तरह जलमग्न हो जाएगी? कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, दूसरे ग्रह का प्राणी रोहित से यह कहता है कि अगले 2 शताब्दियों में धरती पूरी तरह जलमग्न हो जाएगी, क्योंकि अनुमान यह है कि अगले 2 शताब्दियों में बढ़ते तापक्रम के चलते उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की सारी बर्फ पिघल जाएगी और धरती पूरी तरह जलमग्न हो जाएगी। पाठ 16, खेती बाड़ी के शिक्षक। पहला प्रश्न, हेडमास्टर ने स्कूल में नए शिक्षक को क्यों बुलाया? तो इसका उत्तर होगा, हेडमास्टर ने स्कूल में नए खेती बाड़ी के शिक्षक को बुलाया क्योंकि वे खेती में फसल संबंधी ढेरों नई बातें बताएंगे। दूसरा प्रश्न, क्या नए शिक्षक की पोशाक शिक्षकों जैसी थी? उनकी पोशाक शिक्षकों के पोशाक से भिन्न कैसी थी? तो इसका उत्तर होगा, नहीं, नए शिक्षक की पोशाक शिक्षकों जैसी नहीं थी। उन्होंने धारियों वाली सूती जैकेट बनियान के ऊपर पहन रखी थी। उनके गले में टाई की जगह एक गमछा झूल रहा था। मोटे नीले सूती के कपड़े की तंग पहुँचों वाली पैंट पहने खड़े थे वे। उनके मोजे भी मोटे रबड़ के थे, जैसे मजदूरों के होते हैं, और हाथ में पुआल का उघड़ा सा टोप था। तीसरा प्रश्न, खेती बाड़ी के शिक्षक बच्चों को कहाँ ले गए और क्यों? इसका उत्तर होगा, खेती बाड़ी के शिक्षक बच्चों को कुहोनबुत्सु ताल के पास ही पेड़ों की छाया में ले गए। शिक्षक ने बच्चों को अनाज के पौधों, खरपतवार, कीड़े मकोड़े के बारे में बताया। चौथा प्रश्न, हाथों से वे खरपतवार उखाड़ते जा रहे थे। बच्चे भी उनकी देखा देखी सब ओर से खरपतवार उखाड़ने लगे। खरपतवार फसलों को कैसे हानि पहुंचाते हैं, लिखिए। तो इसका सही जवाब होगा, शिक्षक ने बच्चों को खरपतवार के बारे में बताया कि वे बड़ी बेशर्मी से उगते हैं, अनाज के पौधों से कहीं तेजी से बढ़ते हैं और इतने ऊंचे हो जाते हैं कि धूप रोक लेते हैं। उनके बीच हर तरह के कीड़े मकोड़े जानवर अपना घर बनाते हैं, और तो और खरपतवार अपने बढ़ने के लिए जमीन से पानी और खाना भी सोख लेते हैं। पाठ 17, रवि का सुधार। पहला प्रश्न है, रवि किस प्रकार की शरारतें करता था? तो इसका उत्तर होगा, रवि सदा आसपास की गंदगी फैलाते रहता था। उसे कूड़ा करकट बिखेरने में मजा आता था। वह सभी लोगों को परेशान करता था। दूसरा प्रश्न, लेखक और उसका भाई रवि से क्यों नाराज रहते थे? तो इसका उत्तर होगा, लेखक और उसका भाई रवि से नाराज रहते थे क्योंकि रवि को कूड़ा करकट बिखेरने में मजा आता था। तीसरा प्रश्न, रवि की शरारत से पड़ोसी किस प्रकार परेशान थे? तो इसका उत्तर होगा,
रवि को कूड़ा करकट बिखेरने में मजा आता था। वह केला के छिलके को सड़क पर फेंक देता था। वह लापरवाही से अपने आसपास में गंदगी एवं कूड़ा फेंक देता था। चौथा प्रश्न, रवि ने श्री सिन्हा के घर की पार्टी का किस प्रकार आनंद उठाया? तो उत्तर होगा, रवि ने अच्छे खाने का स्वाद लिया, चॉकलेट के छोटे छोटे डिब्बे उपहार में लिए। उसने चॉकलेट का अपना और लेखक के डिब्बा बाढ़ के पार फेंक दिया। इस प्रकार हर तरह से उसने सिन्हा जी के घर की पार्टी का आनंद उठाया। पांचवा प्रश्न, रवि शरारती बालक था। लेखक और उसके भाई ने किस प्रकार उसकी शरारतें छुड़वाई? तो इसका सही जवाब है, रवि शरारती बालक था। लेखक और उसके भाई ने रवि के साथ वैसा ही किया जैसा वह सब कुछ दूसरों को परेशान करने के लिए करता था। इस तरह उन्होंने रवि की शरारतें छुड़वाई। छठा प्रश्न, रवि को उसकी शरारत का फल क्या मिला? इसका उत्तर होगा, रवि को रास्ते में एक पका हुआ टमाटर जोर के छपाके के साथ उसके मुंह पर लगा। रवि केले का छिलका से फिसलकर धड़ाम से सड़क पर ऊपर मुंह किए गिर पड़ा। उसके निकर को कुत्तों ने चिथड़े उठाए। पलंग पर चिपकाए गए बलगम से उसकी पतलून चिपक गई। रही सही कसर श्री सिन्हा ने उसे डांट लगा दिया। इस प्रकार रवि को उसकी शरारत का फल मिला। अब आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? तो इसका उत्तर होगा, इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि हमारे जीवन में साफ सफाई और स्वच्छता बहुत आवश्यक है। देर सबेर हमें यह बात समझना ही पड़ेगा। 8वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, किसी के घर जाने पर रवि की तरह शरारतें नहीं करनी चाहिए, क्यों? तो इसका सही जवाब है, किसी के घर जाने पर रवि की तरह शरारतें नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोगों को मुसीबत में पड़ सकते हैं। रवि की तरह शरारत करने से आसपास गंदगी फैलता है। आसपास के लोग अत्यंत रुष्ट और क्रोधित हो जाते हैं। पाठ 18, बाल दिवस। इसका प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, अंकित को किस अवसर पर भाषण देना था? तो इसका उत्तर होगा, अंकित को विद्यालय में बाल दिवस के अवसर पर भाषण देना था। दूसरा प्रश्न, चाचा नेहरू बच्चों के बारे में क्या कहते थे? तो इसका उत्तर होगा, चाचा नेहरू बच्चों को हमारे भावी राष्ट्र निर्माता कहा करते थे। तीसरा प्रश्न, रामू कालीन पर बैठे बैठे क्यों सो जाता था? उत्तर है, रामू घर का काम करते करते बहुत थक जाता था, इसलिए वह कालीन पर बैठे बैठे सो जाता था। चौथा प्रश्न, रामू ने सपने में क्या देखा? इसका उत्तर होगा, रामू ने सपने में देखा कि नेहरू जी उसके पास आकर उसे प्यार से जगा रहे हैं और फिर चाचा नेहरू जी ने अपने सीने से गुलाब निकालकर रामू को दे दिया। इस प्रकार से बाल दिवस का प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 18 तक सभी का प्रश्नोत्तर इस वीडियो में मिल गया। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी इस वीडियो को लाभ ले सकें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।